एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जून 2021 के करंट अफेयर्स पार्ट 1। हम लोग हर महीने के जो करंट अफेयर्स है वो 2 पार्ट्स में करते हुए आ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जून 2020 से लेकर मई 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि या तो आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं या फिर कोई और जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है या फिर नॉर्मल कोई नायब तहसीलदार या फिर कोई पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें आपके इजीली क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग इतने कर चुके हैं, तो आज हम लोग करेंगे जून 2021 का पार्ट 1। क्लियर है? फिर करते हैं शुरू विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टुलु लैंग्वेज। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें न्यूज़ में रही थी क्योंकि बार बार ये लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई जो टुलु लैंग्वेज है इसको भी आप जो अपना 8th शेड्यूल है जिसमें हमारी सारी की सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हैं उसमें इसको भी इंक्लूड करो। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन द साइड्स ऑफ कर्नाटका एंड केरला। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई टुलु लैंग्वेज क्या है, क्यों इसके ऊपर डिमांड चल रही है, और नॉर्मली जो ऑफिशियल लैंग्वेज वाला ये 8th शेड्यूल है इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं, मतलब इस ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम टुलु लैंग्वेज की बात करें तो इट इज़ टू बी स्पोकन मेनली इन द 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स दक्षिण कन्नड़ा एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये बेसिकली अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स के नहीं भी नाम याद होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिर्फ स्टेट्स के नाम ध्यान रख लें कि भाई ये जो वेस्टर्न साइड ऑफ दी पेनिनसुला है कर्नाटका एंड केरला वहाँ पर ये बोली जाती है। और अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो दैट इज़ रिटन अंडर दी 8th शेड्यूल। इसको इसमें रिकॉग्नाइज करने की बात चल रही है ताकि इसमें जो कम्युनिकेशन है वो फिर ट्रांसफ़र की जा सके किन्हीं भी 2 स्टेट्स के बीच में। तो और दूसरी बात, इस लैंग्वेज को कंजर्व भी किया जा सके। तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के पर्पस से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपने इस लैंग्वेज को इस ऑफिशियल लैंग्वेज के शेड्यूल में रिकॉग्नाइज नहीं किया तो अल्टीमेटली दिस लैंग्वेज विल गेट एक्सटिंक्टेड। और लैंग्वेज इज़ अ काइंड ऑफ वे ऑफ योर लाइफ, इट इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। तो हर कोई इसको प्रिजर्व करके रखना चाहता है। तो ये तो होगी वो वाली बात। अगर हम 8th शेड्यूल की बात करें जिसमें हमारी अभी 22 लैंग्वेजेस हैं, तो ये है आपकी 22 लैंग्वेजेस आसामीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी। ये आप लोगों के लिए काम है कि आपने 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं वो याद रखनी है। बिकॉज पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई आपको 6-7 लैंग्वेजेस दे दी होंगी, पूछेंगे कंसिडर दी फॉलोइंग लैंग्वेजेस जो कि 8th शेड्यूल में है या फिर नहीं है। तो उसमें से 2-3 तो आपको पता होंगी जो सबको पता होती हैं, फॉर एग्जांपल ये हिंदी, संस्कृत और ये 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस। बट बाकी सब नहीं याद करते हम लोग। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं जो कि फैक्चुअल क्वेश्चंस तो हैं बट ये हमारे सही होने चाहिए। तो आपने 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो ध्यान रखनी है क्योंकि स्टेट सर्विसेज के पेपर में खास करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरी, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर ही रहे हैं तो 8th शेड्यूल के रिगार्डिंग आपको 3 अमेंडमेंट्स ध्यान रखनी है। कौन कौन सी ध्यान रखेंगे? पहली है आपकी 21st अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के दौरान जो आपकी सिंधी लैंग्वेज थी दैट वाज इंक्लूडेड अंडर दिस शेड्यूल। 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया में जो सिंधी लैंग्वेज थी इट वाज इंक्लूडेड इन दी ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल। दूसरा आप ध्यान रखेंगे जो 71st अमेंडमेंट है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको आप ध्यान रखेंगे KMN से। KMN का मतलब है 3 लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड, K कोंकणी, M से आपकी मणिपुरी एंड N से आपकी नेपाली। तो ये 3 लैंग्वेज उस टाइम पर ऐड की गई थी। और तीसरी अमेंडमेंट आप ध्यान रखेंगे विच इज 92nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसको भी आप कैसे ध्यान रखेंगे? इसके अंदर 4 लैंग्वेजेस वर इंक्लूडेड जिसको हम ध्यान रखेंगे BDMS से। BDMS में B है आपका बोडो,
मेरे लिखने की जगह नहीं है बट लिख लेना साथ साथ आप। बी से बोडो, डी से है आपकी डोगरी, यहाँ लिख देती हूँ आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, BDMS। ध्यान रखना इस वाले में भी M है वो मणिपुरी का है, इस वाले में जो M है वो मैथिली का है। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से भी कंफ्यूजिंग आ जाता है कि भाई दोनों ही M है बट कौन सा मणिपुरी वाला है और कौन सा मैथिली वाला है। तो इसीलिए आपने ये 21st 71st, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें 21st और 71st को, आपका क्या बन जाएगा 92nd। तो अगर आपको ये दो याद है तो आपको ये ऑटोमेटिकली याद है। तो अगर हम बात करें तो देखो आपने जो 8 लैंग्वेजेस हैं वो तो यहीं पर ही याद कर ली। इसका मतलब जो ओरिजिनल शेड्यूल था उसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ 14 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड थी। स्टार्टिंग में 22 नहीं थी। वो कैसे ऐड हुई हैं? धीरे धीरे एवोल्यूशन बाय द अमेंडमेंट्स। तो ये आपका बेसिक बैकग्राउंड हल्का सा। जितना हमारे लिए तुलु लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज़्यादा हमारे लिए जो बेसिक हिस्ट्री ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें से ज़्यादा आते हैं एज कम्पेयर टू द तुलु लैंग्वेज से आने के जितने चांसेस हैं। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भाई किस रीजन में बोली जाती है ये, क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं। बाकी इस वाले में तो बताया ही मैंने आपको कि क्वेश्चंस किस फॉर्म में या किस स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट करेंगे हम लोग एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स। एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक, पहली बात तो ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लेशियल लेक्स। नाम से ही क्लियर है कि ऐसी लेक्स जो बिटवीन द ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं। अगर आपके माउंटेन्स में ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं तो ये बीच में अगर लेक प्रेजेंट है तो दैट इज ग्लेशियल लेक। इनके बनने के कई सारे रीजंस हैं, है ना, तो वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप ज्योग्राफी में करिएगा। करंट अफेयर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस एटलस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो नंदा देवी ग्लेशियर, एक उसकी वजह से जो एक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आया है उत्तराखंड में, वैसी चीज़ें दोबारा ना हो, इसके लिए जो हमारा एक ग्लेशियर लेक के रिगार्डिंग जो एटलस है दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हमेशा ध्यान रखें कोई भी एटलस आता है, कोई भी कोई नई स्कीम आती है तो वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च्ड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसमें जितने भी आपके गंगा रिवर बेसिन में ग्लेशियर लेक प्रेजेंट हैं उन सब का एक आप कह लो कि एक रेपोजिटरी दी हुई है कि ये ग्लेशियर लेक यहाँ पर है, ये ग्लेशियर लेक यहाँ पर है, इसमें इतना अमाउंट ऑफ वाटर है, इसका इतना साइज है, इसका साइज जो है पिछले टाइम्स में कितना बढ़ा है। तो ये सारा जो डेटाबेस है दैट हैज़ बीन अपडेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और क्वेश्चन जो स्टेट एग्जाम्स हैं उनमें कैसे आता है कि इसके द्वारा कितने नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। इस एटलस में सिर्फ वही ग्लेशियर लेक हैं जिनका जो साइज है दैट इज मोर देन 0.25 हेक्टेयर, क्योंकि इससे कम के लिए मैप कर पाना कि भाई क्या ये लेक है या फिर सिंपल एज इट इज बारिश की वजह से कोई चीज़ बन गई है, तो उसको हटा के जिनका साइज 0.25 हेक्टेयर से ज़्यादा है सिर्फ उनको ही ग्लेशियर लेक की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। ये ध्यान रखेंगे। अब हमने एटलस बोल तो दिया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने निकाला है, बट ये किस तरीके से अवेलेबल है और किसने इसको मैप किया है। The mapping has been done using the ResourceSat-2 linear imaging self-scanning sensor for satellite data। इतना अगर नहीं भी याद होता तो सिंपल ध्यान रखो कि भाई जो ResourceSat-2 सैटेलाइट इंडिया ने भेजी है बाय द इसरो, उसकी सहायता से ही हम लोगों ने कितनी लेक्स हैं उनका पता लगाया है। सिंपल ध्यान रखेंगे ResourceSat-2, नाम से क्लियर है। देखो ResourceSat-2 ये सैटेलाइट ऐसी है जो कि एक आपकी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है कि अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ लैंड चेंज हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स हैं, कितने अमाउंट ऑफ डेजर्ट्स हैं, ये सब पता करने के लिए सैटेलाइट जो है हम लोगों ने लॉन्च करी है।
एंड स्पेसिफिकली इसका काम ये था कि कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल मिनरल्स जैसे यूरेनियम है, बॉक्साइट है, ये सब चीज़ें पता लगा के देना इसका मेजर काम था। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही काम वो करे, मेजर काम वो था, बट ये वाले काम भी ये सैटेलाइट इजीली कर सकती हैं। और अगर आपको देखना है कि गंगा के रिवर बेसिन में कितनी ग्लेशियर लेक्स हैं, तो वो आपको कहाँ मिलेंगी? ऑन दी भुवन पोर्टल ऑफ NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो। भुवन पोर्टल बेसिकली एक इसरो द्वारा चलाया गया पोर्टल है, जिसमें जितना भी डेटा किसी भी सैटेलाइट के द्वारा इकट्ठा किया जाता है वो सारा वहाँ पर अवेलेबल होता है। तो कुछ डेटा जो है वो सबको एक्सेस है उसका, किसी किसी डेटा का सिर्फ और सिर्फ जो अथॉरिटीज़ हैं उनको एक्सेस है। बट जो ग्लेशियर लेक वाला है दैट इज़ इन दी पब्लिक डोमेन। तो अगर आप चाहते हैं देखना तो आप यहाँ जाकर आराम से उसको देख सकते हैं। बाकी पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, किस सैटेलाइट का यूज़ करके इसको मैप किया गया है, कितना साइज जो है स्टैंडर्ड लिया गया है 0.25 हेक्टेयर, और ये जो इन्फॉर्मेशन है क्या वो पब्लिक में है, और अगर है तो फिर वो कहाँ पर एक्सेसिबल है, कहाँ पर वो मिलेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इस करंट अफेयर के रिगार्डिंग बन सकते हैं। एक और बन सकता है कि भाई जो ग्लेशियर लेक का एटलस है क्या वो पूरे के पूरे हिमालय रीजन के लिए लिया गया है कि नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि इट इज़ जस्ट फॉर दी गंगा रिवर बेसिन। जहाँ से ये आपका गौमुख से निकलती हुई गंगा आ रही है उत्तराखंड वाले एरिया से, तो उस वाले एरिया में ही जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर जो ग्लेशियर लेक हैं सिर्फ उनका ही जो रेपोजिटरी है वो तैयार किया गया है। तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट करेंगे अग्नि P मिसाइल। ये भी काफ़ी न्यूज़ में है अग्नि P मिसाइल। अगर हम देखें इसके बारे में, पिछली बार हम लोगों ने 1983 में आया हुआ जो IGMDP था उसके बारे में भी बात करी थी कि इसके अंदर जो है 5 मिसाइल्स हम लोगों ने लॉन्च करनी थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एंड नाग। तो ये 5 मिसाइल्स हम लोगों ने करी थी। उसी में जो अग्नि मिसाइल थी उसका ही आप कह लो कि एक नई जनरेशन की मिसाइल आई है जिसका नाम है आपका अग्नि P से मतलब प्राइम। तो इसके अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो पहली बात तो ये है इट इज़ अ न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ये एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी कर सकती है और उनको किसी और टेरिटरी में लॉन्च कर सकती है। और ये कौन सी मिसाइल है? इट इज दी बैलिस्टिक मिसाइल। इट इज दी बैलिस्टिक मिसाइल। अगर हम वो 5 सैटेलाइट्स की बात करें जो हमने पतन के नाम से भी याद रखी थी, उसमें से पृथ्वी एंड अग्नि बोथ आर बैलिस्टिक मिसाइल्स। बोथ आर बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये वो मिसाइल्स हैं जो आपका पैराबोलिक पाथ बेसिकली कवर करती हैं। जैसे अगर हम हल्का सी बात करें इस बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो अगर मान लो आपने यहाँ पर ये मिसाइल्स को लॉन्च करवाना है, यहाँ से लॉन्च करवा के आपने यहाँ इस टारगेट पर इसको मतलब मार्क करवाना है, तो ये है आपका देखो एटमॉस्फेयर। पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी होती है? जहां पर जिस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है आउटर द एटमॉस्फेयर, आउटर द एटमॉस्फेयर इसको लॉन्च किया जाएगा बाय यूजिंग अ मोटर। बाय यूजिंग अ मोटर उसको डायरेक्शन दी जाएगी एंड अल्टीमेटली उसको यहां तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो इस पाथ पर है वैसे ही क्या होती है, वो मोटर बंद हो जाती है एंड देन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये जो मिसाइल है वो नीचे की तरफ आएगी एंड अल्टीमेटली इस एरिया को हिट कर देगी। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसे मिसाइल है जिसके लिए जो फ्यूल है वो भी हल्का सा कम खर्च होता है, क्योंकि सिर्फ आधे रास्ते के लिए इसके लिए जो फ्यूल है वो चाहिए है, बाकी टाइम क्या है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रही है। एक बार एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगी और दोबारा से री एंट्री करेगी एटमॉस्फेयर में। और अगर आप यहाँ पे देखो कि भाई जब ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है, इसका मतलब ये जो प्रिसाइज लोकेशन है वहां पर मे बी ना हिट करे। प्रिसाइज लोकेशन मतलब कि यही शिप है, यही टैंकर है, यहाँ पर मे बी ना हिट करे। इसीलिए इसकी जो हल्की सी प्रिसीजन होती है वो हल्की सी कम होती है कि भाई यही टारगेट है,
पॉइंट टारगेट नहीं होता, इट इज टू डिस्ट्रॉय द मेजर एरियाज ऑफ एनिमी। अगर ये कहीं पर भी गिर रही है तो उसके आसपास का जो भी एरिया है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरीके से ये मार्क की जाती है। तो इसीलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जो मेजर फंक्शन है कि भाई अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी दे री एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, दे आर फ्यूल एफिशिएंट, दे मे नॉट बी प्रिसाइज एज द क्रूज मिसाइल्स। क्योंकि दो तरह की मिसाइल्स होती हैं, बैलिस्टिक एंड क्रूज। क्रूज बिल्कुल होती हैं आपकी जो एक कह लो कि प्रिसाइज होती हैं कि भाई ये मिसाइल अगर वहीं से आ रही है कोई, तो क्रूज मिसाइल को यूज किया जाता है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मेनली। तो अगर आप ये भी देखो कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं दे आर स्पेसिफिकली फॉर द अटैक, नॉट फॉर द डिफेंस। जहां पर आपने किसी को अटैक करना है वहां पर ये मिसाइल ज्यादा यूज की जाती हैं एज कंपेयर टू जब कोई और एनिमी की मिसाइल आपकी टेरिटरी में एंटर कर रही हो, उसको मारने के लिए वी स्पेसिफिकली यूज द क्रूज मिसाइल्स। तो ये हल्की सी डिफरेंशिएशन है बिटवीन द क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि के बारे में आप ध्यान रखेंगे, इट इज द बैलिस्टिक मिसाइल। और ये कौन सा ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रही है? पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री इज बीइंग फॉलोड बाय दिस बैलिस्टिक मिसाइल, चाहे वो पृथ्वी हो चाहे वो अग्नि हो। तो आप देख सकते हैं जो अग्नि है ये काफी ज्यादा बड़े एरियाज के लिए भी की जाती है। अभी तक हमारे पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 आ चुकी हैं। 6 का ट्रायल अभी चल रहा है, अभी वो इंडक्ट नहीं की गई है। तो जैसे जैसे हम अग्नि 1 से 5 की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे जो आपकी रेंज है कि वो कितने किलोमीटर तक मार कर सकती है वो बढ़ती जा रही है। अगर मैं अग्नि 1 की बात करूं, जो अग्नि 1 थी दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दी 700 किलोमीटर्स, अराउंड 700 किलोमीटर्स। और जो आपकी अग्नि 5 है वो आपकी अराउंड 5000 किलोमीटर तक भी मार्क कर सकती है। अग्नि 5 इज द ICBM, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब है जो आपकी इंडिया से चाइना, इंडिया से रशिया, यहां तक भी जा सकती है उनकी रेंज। तो अग्नि 1 की रेंज कम है, अग्नि 5 की रेंज ज्यादा है। इसीलिए अग्नि का जो एवोल्यूशन है ना 1 to लेकर 5 तक, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। और अब एक नई सीरीज आ गई है आपकी अग्नि P मिसाइल। हम अब देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या खास बात है और ये किसको रिप्लेस करेगा। चलो, पहली बात तो है इट इज द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, इट कैन कैरी द न्यूक्लियर वेपन्स एंड कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द एनिमी टेरिटरी। पहली बात तो ये। दूसरी, किसने लॉन्च की है? DRDO, सभी DRDO ही करता है। और इट इज अ न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास मिसाइल। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इज 1000 to 2000 किलोमीटर। इसकी रेंज भी ध्यान रखेंगे। जैसे हम अग्नि 1 की बात कर रहे थे, अग्नि 2 की बात करें तो 2 की रेंज थी आपकी 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज है 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 की रेंज है 4000 किलोमीटर। तो 1, 2, 3, 4 याद रह जाएगा तो सिंपली आपको वो किलोमीटर भी याद रह जाएंगे। तो जो अग्नि P मिसाइल है इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है 1000 से लेकर 2000 तक। इसीलिए ये क्या करेगी? इट विल रिप्लेस दी अग्नि 1 एंड अग्नि 2 मिसाइल्स। क्योंकि अग्नि 1 की कितनी है? अराउंड 1000 किलोमीटर। अग्नि 2 की कितनी है? अराउंड 2000 किलोमीटर। तो अग्नि P इसकी जगह ले सकती है। तो साथ में ये पृथ्वी, अग्नि 1, अग्नि 2, इन तीनों को रिप्लेस करेगी। और साथ में ये क्या है? इट इज दी कैनिस्टराइजेशन ऑफ मिसाइल। मतलब इसका मतलब है कि जो मिसाइल है ये थ्रू एनी कैनिस्टर लॉन्च की जा सकती है। और जो कैनिस्टर्स होते हैं दे आर मोबाइल। इसका मतलब मिसाइल्स को किसी स्पेसिफिक लोकेशन से लॉन्च करवाने के लिए आप उसको यहाँ वहाँ लेके भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली होगा क्या इससे? जो मिसाइल है वो मोबाइल है कि भाई उसको आप कहीं भी कैरी करके लेकर चले जाओ ताकि उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए और इसको बहुत जल्दी लॉन्च करने के लिए भी ये हेल्प करता है। तो इट इज इजी टू लॉन्च कि अगर कभी वॉर हो रहा है तो ऐसा नहीं हो कि भाई मिसाइल हम लॉन्च ही नहीं कर पाए, बहुत देर हो गई। तो इस देरी को भी कंप्लीट करने के लिए ये अग्नि P मिसाइल आई है। एंड इसमें अग्नि 5 के बारे में बताया हुआ है आपका। अग्नि 5 एंड ICBM with a range of 5000 kilometer has already been tested several times and validated for induction।
ये तो अग्नि 5 की बात होगी। अग्नि P के बारे में अगर मैं और चीज़ें देखें तो being a canisterized missile, it can be transported easily and fired at every short notice. ये हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। It will enter service as a 2-stage solid propellant missile. जो इसका आप कह लो कि फ्यूल है दैट इज सॉलिड। और कितनी स्टेज है? 2 स्टेज है। हर मिसाइल की स्टेजेस होती है कि जो ये मिसाइल है जब आप इसको एटमॉस्फेयर से बाहर लेकर जा रहे हो यहाँ तक, तो वो कितने स्टेजेस में उस फ्यूल को यूज़ कर रही है। जितनी ज़्यादा रेंज होती है उतना ही ज़्यादा जो स्टेजेस होती हैं वो यूज़ होती हैं, क्योंकि एक स्टेज में मतलब एक डिब्बा टाइप सा है जहाँ पर फ्यूल रखा हुआ है। जैसे ही वो फ्यूल ख़त्म होगा वैसे ही वो जो कंपार्टमेंट है वो अलग हो जाएगा मिसाइल से, फिर वो दूसरा फ्यूल यूज़ होगा। तो इस तरीके से ये है आपकी 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल। 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल। यहाँ पर लिक्विड भी हो सकता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, लेकिन अग्नि P इज अबाउट द सॉलिड प्रोपेलेंट्स ऑफ 2 स्टेज। एंड इसके बारे में हल्का सा हम देखें तो अग्नि P एंड अग्नि 5 ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमने IGMDP की बात करी, दैट वाज लॉन्च्ड बाय देन DRDO चीफ APJ अब्दुल कलाम इन अर्ली 1980s, 1983 स्पेसिफिकली। इसीलिए वी कॉल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है आपका अग्नि P मिसाइल के बारे में कि ये क्या कर सकती है, किसको ये रिप्लेस करेगी, कितनी इसकी रेंज है, क्या ये लिक्विड फ्यूल यूज़ करेगी या फिर ये सॉलिड फ्यूल यूज़ करेगी, कितनी स्टेज है, 2 स्टेज है, 3 स्टेज है या 5 स्टेज है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर क्वेश्चन ईजिली बन सकता है। बट ध्यान रखेंगे अभी सिर्फ टेस्ट की गई है, अभी इसको आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बेहतान डैम। बेहितान कह लो, बेहतान कह लो, जो आपका दिल करे उसको कह लो, बट स्पेलिंग ध्यान रखना। तो ये बेहतान डैम क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि ये चाइना ने अभी रिसेंटली ऑपरेशनलाइज किया है एंड इट इज द वर्ल्ड्स 2nd बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन द चाइना। तो जो अगर ये तो 2nd बिगेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डैम कौन सा है? दैट इज दी 3 गॉर्जेस डैम। 3 गॉर्जेस डैम जो आपका कौन सी रिवर पर है? यांगत्से रिवर पर है, जो कि चाइना में ही है। दोनों ही वर्ल्ड का बिगेस्ट भी, वर्ल्ड का 2nd बिगेस्ट भी, दोनों ही डैम्स आपके चाइना में है। ये तो पहले से ही काम कर रहा है, 2003 से काम कर रहा है। जो ये नया वाला है दैट हैज़ बीन रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड। इसके स्पेसिफिकेशन देखें तो ये कौन सी रिवर पर है? दिस रिवर इज ऑन द जिनशा रिवर। ये रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है, जिनशा रिवर है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी ही है यांगत्से की। यांगत्से इज अ काइंड ऑफ, आप कह लो कि बड़ी सी रिवर इन आपका चाइना। काफ़ी बड़ी रिवर है, जैसे हमारे पर गंगा ब्रह्मपुत्र हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स, ब्राज़ील में अमेजोन है, वैसे ही चाइना में आपकी यांगत्से रिवर है। तो उसकी ट्रिब्यूटरी है जिनशा रिवर, जहाँ पर ये नया डैम बना है। और इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट इज़ 289 मीटर टॉल। हाइट ज़रूरी है क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस वजह से ही आएगा। 289 मीटर इसकी हाइट है, ये आप याद रखेंगे। अगर हम इसकी फ़ोटो देखें तो हल्का सा इस तरीके का ही दिखता है चाइना की ये जिनशा रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। स्पेसिफिकली ना ये चाइना क्यों ऑपरेशनलाइज कर रहा है, क्यों इस पर काम कर रहा है? क्योंकि चाइना ये चाहता है कि भाई उसके एरिया में, उसकी कंट्री में जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको रोका जा सके या फिर उसको कम किया जा सके। कि भाई कोल का यूज़ करके हम लोग कम इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज एक तो उससे आपका पोल्यूशन कॉज होता है, साथ में कोल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि जो बड़ी पॉपुलेशन है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन को इंश्योर किया जा सके। तो इसीलिए चाइना बड़े बड़े डैम्स बना रहा है अपनी कंट्री में। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट भी चाइना में है
वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट भी चाइना में है। दोनों के आप नाम ध्यान रखेंगे, थ्री गॉर्जेस डैम एंड बेहतान डैम, जो रिसेंटली अभी न्यूज में था। इसकी हाइट भी आप ध्यान में रखेंगे, और ये कौन सी रिवर पर है ये रखेंगे ध्यान, और वो रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस तो हमारे इजीली बन सकते हैं इससे। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे बंगाल मॉनिटर। ये बंगाल मॉनिटर लग तो रहा है किसी न्यूज़पेपर का नाम है, बट ये न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। इट इज द नेम ऑफ लिजर्ड, छिपकली का नाम है ये बेसिकली। ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि काफ़ी जगहों पर जो है इस लिजर्ड को निकाला गया है। कहीं ये घरों में घुस गई है, या फिर काफ़ी बड़ी लिजर्ड है, ये सिंपल लिजर्ड नहीं है जैसे छतों पे हमारे चलती रहती है। तो इसको प्रिजर्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम बंगाल मॉनिटर की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? दैट इज मेनली फाउंड इन द वेस्ट बंगाल एरिया। इट इज फाउंड इन द वेस्ट बंगाल एरिया एंड इट इज कार्निवोरस। हर्बीवोरस नहीं है, कार्निवोरस से ऑब्वियसली सभी होते हैं, बट नॉन पॉइजनस, पॉइजनस नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें कि इसको हम कंजर्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, या फिर इसकी हंटिंग या फिर पोचिंग, या इसको क्यों मारा जाता है? इट इज किल्ड ड्यू टू फॉर इट्स मीट, ब्लड एंड ऑयल। इसके लिए इसको मारा जाता है, इसीलिए इसकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो रही है। इसीलिए इसको बचाने के लिए इंडिया ने इसको, जो अपना WPA एक्ट है जो हम बार बार करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके अंदर इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, जिसमें हाईएस्ट पनिशमेंट मिलती है अगर आप किसी भी जो एक एक्टिविटी को अप्रोच करते हो, तो चाहे वो इलीगल पोचिंग हो, चाहे हंटिंग हो, या फिर इनको किसी भी वजह से आपने किल किया है, तो हाईएस्ट पनिशमेंट मिलेगी आपको। दैट इज व्हाई इट इज इन द शेड्यूल 1। और अगर हम IUCN की बात करें तो इट इज लीस्ट कंसर्न। इंडिया में तो शेड्यूल 1 में है, लेकिन IUCN के रिगार्डिंग लीस्ट कंसर्न है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो लिजर्ड की पॉपुलेशन है, या तो वो सिर्फ कुछ ना कुछ एरिया में ही मिल रही है, इट इज एंडेमिक टू इंडिया ओनली, टू वेस्ट बंगाल एरिया, और या फिर इसके लिए डेटा जो होना चाहिए हमारे पास थ्रू सर्वेज, वो हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए IUCN का आप ध्यान रखेंगे, इट इज लीस्ट कंसर्न। छिपकलियों के बारे में IUCN का कोई महत्व नहीं है, उसको कोई अच्छा नहीं मानता, इंपॉर्टेंट नहीं मानता, तो इस तरीके से आपको याद रह जाएगी चीज़। क्लियर है? तो लीस्ट कंसर्न शेड्यूल 1, और कहाँ पाई जाती है? वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। और अगर बंगाल मॉनिटर की जगह इसका साइंटिफिक नेम आ जाए, जो कि है आपका वैरानस बेंगालेनेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। खास करके जो UPSC है या फिर स्टेट सर्विसेज है, वहाँ पर साइंटिफिक नेम ज़रूर आता है। सिंपल क्वेश्चन आता है कि भाई ये चीज़ है, बताओ ये किस से एसोसिएटेड है। तो अगर आपने एक बार भी ध्यान से पढ़ा हुआ है इसको, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिंपल ऐसे छोड़ दिया कि भाई पेपर में से ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, तो फिर UPSC झटका देगी आपको, या फिर कोई स्टेट सर्विसेज वाले भी झटका दे सकते हैं। तो बता रही हूँ मैं कि भाई आपने इसका ये जो नाम है ये भी ध्यान रखना है, और ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे पिग्मी हॉग्स। पिग्मी हॉग्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये मिलते कहाँ हैं ये हमारे लिए जानने की ज़रूरत है, और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी 8 पिग्मी हॉग्स, ये एक वैरायटी ऑफ पिग है, इट इज़ अ रेयर वैरायटी ऑफ पिग्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मेनली इंडिया में मानस नेशनल पार्क, जो कि है आपका आसाम में, वहाँ पर ये मिलते हैं। बाकी और कहीं पर इंडिया में ये नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब दीज आर एंडेमिक टू मानस नेशनल पार्क कह लो, या फिर एंडेमिक टू आसाम रीजन। तो इसीलिए इनको बचाना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सिर्फ एक ही जगह पर मिल रही है और अगर वो वहाँ से भी ख़त्म हो जाए, तो अल्टीमेटली पूरे अर्थ पर वो चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, तो उसको दोबारा से हम नहीं कंजर्व कर सकते, दोबारा से उसकी पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज कर सकते। तो इसीलिए ऐसी पॉपुलेशन को बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू दैट पॉपुलेशन जो हर जगह प्रेजेंट है। तो इसीलिए देयर वाज अ प्रोग्राम कॉल्ड पिग्मी हॉग कंजर्वेशन प्रोग्राम, PHCP, जिसके अंडर ये टारगेट है कि हम लोग बाय 2025 तक हम लोग 60 पिग्मी हॉग्स को रिलीज करेंगे इन द मानस नेशनल पार्क,
जो कि उनका ओरिजिनल हैबिटेट है, जहाँ पर उनका पूरा घर, उनकी एक्टिविटीज़, उनका फूड हैबिट्स, ये सब कुछ वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसीलिए इस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने 60 को रिलीज़ करना है टू द मानस नेशनल पार्क, और जिसमें से हम लोगों ने अभी क्या है जो 8 पिग्मी हॉग्स हैं इनको रिलीज़ किया है। तो न्यूज़ में तो ये इसलिए था। कहाँ पाया जाता है? सिंपल, आसाम में। और अगर हम इसकी बात करें कि और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, तो हम देख लेते हैं कि इट इज़ द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग्स। सबसे रेयरेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट भी है, और ये कहाँ मिलते हैं? आपके डेंस अलूवियल ग्रासलैंड्स इन द सदर्न फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। आसाम वाला रीजन पड़ता ही वहाँ पर है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे। एंडेमिक टू इंडिया, सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, वो भी एंडेमिक टू आसाम। दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वेरी फ्यू लोकेशंस अराउंड मानस नेशनल पार्क इन आसाम रीजन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, with just around 250 animals in the wild, the pygmy hog is one of the world's most threatened mammal। ये भी हम देख चुके हैं कि भाई इसको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है, वरना एक्सटिंक्ट हो जाएगा ये। करंटली लिस्टेड एज, अगर हम IUCN की बात करें तो इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब सबसे ज्यादा जो खतरे वाली घंटी है वो इसके ऊपर है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और अगर मैं इंडिया के WP एक्ट की बात करूं तो दैट इज इन दी शेड्यूल 1, जहां पर बंगाल मॉनिटर जो लिजर्ड की हमने बात करी रिसेंटली, वो भी शेड्यूल 1 में थी, बट IUCN की लिस्ट में वो लीस्ट कंसर्न साइड पे थी। लेकिन पिग्मी हॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वाइल्ड पिग है, सबसे स्मॉलेस्ट पिग है, तो इसीलिए ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आता है। तो ये अबाउट पिग्मी हॉग है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके जो आपका एक ये है PHCP, ये प्रोग्राम, इस पर भी क्वेश्चन आता है कि भाई कितने हम लोगों ने पिग्मी हॉग्स रिलीज करवाने हैं, कब तक रिलीज करवाने हैं, एक्सेट्रा। चलो नेक्स्ट करेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट GM रबर सैंपलिंग। क्योंकि अब तक क्या है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी GM रबर की क्रॉप नहीं लगाई गई है। GM का मतलब है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड। इट इज द स्पीशी ऑफ रबर विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक ऐसा जीन इंसर्ट किया गया है बाहर से, जिसकी वजह से उसका जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा। तो मॉडिफिकेशन का मतलब यही होता है व्हेन यू इंसर्ट अ डिफरेंट जीन इनटू अ प्लांट, इनटू एन एनिमल, इनटू एन ह्यूमन, कोई भी चीज कह लो। तो पहले हम लोग BT कॉटन की बात करते थे, BT ब्रिंजल की बात करते थे, GM मस्टर्ड की बात करते थे। ये सारे भी क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जिनमें बाहर से कोई जीन हम लोगों ने इंसर्ट किया है। लेकिन रबर की पहली ऐसी आप कह लो कि क्रॉप लगाने जा रहे हैं हम लोग पूरे वर्ल्ड में, इंडिया पहला होगा। तो कौन सा जीन इंसर्ट किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कौन सा जीन इंसर्ट किया गया है उसका नाम ध्यान रखेंगे, दैट इज MNSOD, मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डायाम्यूटेज। ये पेपर में क्वेश्चन सीधा आ सकता है कि भाई रिसेंटली जो है MNSOD ये न्यूज में था, ये क्या है? क्या ये एक ऐसा जीन है जो रबड़ वाले प्लांट में इंसर्ट किया गया है, या फिर कोई दो ऑप्शंस एंड लास्ट में नन ऑफ द अबव आ जाएगा? तो जो MNSOD है आपका मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डायाम्यूटेज, ये आपने नाम ध्यान रखना है। ये एक ऐसा जीन है जो रबर की नेचुरल क्रॉप में इंसर्ट किया गया है, जिसकी वजह से जो रबर की क्रॉप कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस को नहीं झेल पाती थी, अब वो झेल पाएगी। तो इससे होगा क्या, जो लॉस ऑफ क्रॉप है वो काफ़ी कम हो जाएगा। और क्योंकि रबर एक आपकी कमर्शलाइज्ड क्रॉप है, तो फार्मर्स की इनकम भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स जो हम लोगों ने मॉडिफाई करी हैं उसको हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम इस जीन की बात करें तो ये जीन आया कहाँ से है? जैसे BT कॉटन में कोई जीन है जो किसी बैक्टीरिया से आया है, GM मस्टर्ड में कोई जीन है जो किसी और बैक्टीरिया से आया है। लेकिन जो ये वाला जीन है MNSOD वाला, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द रबर प्लांट इटसेल्फ। ये एक ऐसा जीन है जो रबर प्लांट में ऑलरेडी मिलता है,
बट वो सिर्फ कुछ ना बस कुछ स्पीशीज में मिलता है, सॉरी कुछ स्पीशी में नहीं, कुछ वैरायटीज में मिलता है। सिंपल पूरी रबर की प्लांटेशन में कुछ ही रबर के जो प्लांट्स हैं वहां पर ये जीन पाया गया। तो ऐसा जो है पूरा का पूरा पूरी क्रॉप में आ जाए, इसके लिए हम लोगों ने उस जीन को ढूंढा कि भाई ऐसा कौन सा जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है कि ये ठंडे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उनको भी टॉलरेट कर सके। तो पूरी रिसर्च के बाद हम लोगों ने ये MnSOD निकाला है, जिसको हम लोगों ने रबर की सैपलिंग्स में इंट्रोड्यूस करवाया, और अब हम सारी की सारी जो क्रॉप है उसमें MnSOD इंसर्ट किया गया है। तो सारी जो क्रॉप है वो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस को टॉलरेट कर पाएगी। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन रबर क्रॉप। और अगर हम देखें कि किसने डेवलप किया है इसको, इस जीन को किसने ढूंढा है, तो दिस हैज बीन डेवलप्ड एट द केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। RRII इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशंस भी आ सकती हैं पेपर में आपके कि इंडिया का जो रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर प्रेजेंट है। और वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि उसने जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर को डेवलप किया है। और ये किस एरिया में उगाने जा रहे हैं हम लोग, दैट इज स्पेसिफिकली इन दी गुवाहाटी विच इज इन दी आसाम। तो पूरी इंडिया में अभी नहीं उगा रहे हैं, सिंपल कुछ एरियाज ही हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं अभी। अगर उन एरियाज में क्रॉप सक्सेसफुल हो गई तो फिर हम उसको पूरे पैन इंडिया लॉन्च कर देंगे। तो यही प्लान है हमारा अभी। तो ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन जो सेरेमनी है वो हुई थी। तो GM क्रॉप्स होती क्या हैं बेसिकली, कौन सा जीन आया है, वो जीन कहाँ से आया है, किसने डेवलप किया है, और वो क्रॉप किस एरिया में लग रही है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। चलें आगे फिर। चलो नेक्स्ट है आपका ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। ये इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में भी था, क्योंकि हमें ये लगा था कि ऐसे ऐसे जो ये टर्टल्स है ना, ये ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पूरे वर्ल्ड से, और बहुत कुछ जगहों पर ही प्रेजेंट हैं, खास करके कुछ लेक्स में या पॉन्ड्स में। लेकिन अभी रिसेंटली इनको हम लोगों ने देखा इन द रिवर बेसिन। हम लोगों ने इनको अभी रिसेंटली जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का ड्रेनेज सिस्टम है आसाम वाले रीजन में, ये हम लोगों ने स्पॉट किए वहाँ पर। तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में भी रहे कि एक ऐसी स्पीशी जो हमें लगती थी कि एक्सटिंक्ट हो गई, बट अभी भी ये प्रेजेंट है। तो हम देख लेते हैं कि भाई ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल का क्या सीन है। तो ये है आपकी फ्रेश वाटर स्पीशी। ये तो यहीं से पता लग रहा है क्योंकि रिवर में पाया जा रहा है, तो रिवर में वही स्पीशी मिलती है जो फ्रेश वाटर होती है। सॉल्ट वाटर स्पीशी कहाँ मिलेगी आपकी, या तो किसी लगून में, फॉर एग्जाम्पल चिलिका लेक वगैरह, या फिर सी वाटर में। तो अगर ये रिवर में मिल रहा है तो इट इज़ अ फ्रेश वाटर स्पीशी। और अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। पिग्मी हॉग भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। आपकी जो बंगाल मॉनिटर थी दैट वाज लीस्ट कंसर्न्ड। तो इस तरीके से पिछला भी आप साथ साथ रिवाइज करते चले जाएंगे। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और अगर हम इंडिया की बात करें तो दैट इज इट डज नॉट एंजॉय लीगल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। शेड्यूल में है ही नहीं कहीं पर ये, क्योंकि हमें तो लगा ही ये था कि एक्सटिंक्ट हो चुका है ये। तो जब एक्सटिंक्ट है तो फिर उसको हम किसी कैटेगरी में रखें ही क्यों। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा। बट अब हमें जब पता लग गया है कि एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है और इसको कंजर्व हमें करना है, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन रह गई है इनकी भी, तो नाउ देर आर प्रोटेस्ट कह रही हूँ कि यहाँ पर डिमांड्स हैं कि भाई आपको इस ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल को इस एक्ट के शेड्यूल 1 में डालना होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फिर जो पोचिंग या फिर हंटिंग की एक्टिविटीज़ हैं उसको हम रोक सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। तो ये मिला कहाँ पर, ध्यान रखेंगे आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर इन दी आसाम रीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट दी ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। इसकी अगर आप शेल की बात करें तो सॉफ्ट शेल है, बाकी जो टर्टल्स होते हैं ना उनकी हार्ड शेल होती है, लेकिन ये ब्लैक कलर का है और इसकी जो शेल है वो भी सॉफ्ट है। तो ये भी काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ दिस स्पीशी। ठीक है, आप फोटो देख लेंगे ना तो आपको फोटो के बाद ये सब चीज़ें अपने आप ही याद रह जाएंगी, क्योंकि हमारी जो पिक्चर मेमोरी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू रीडिंग मेमोरी। तो पिक्चर्स देख लिया करो एक बार हल्की सी किसी भी स्पीशी की जो न्यूज़ में रहती है, तो ज़्यादा याद रहेगा हमें।
चलो नेक्स्ट हम करेंगे जान है तो जहान है अवेयरनेस कैंपेन। है तो ये अवेयरनेस कैंपेन बट लग रहा है किसी मूवी का टाइटल, बट हम देखें कि हमारे काम की क्या चीज़ है इसमें। जान है तो जहान है, पहली बात तो ये कैंपेन है किसके बारे में और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मोमा। नाम से ही हल्का सा पता तो लग नहीं रहा वैसे कि माइनॉरिटी अफेयर्स ने लॉन्च किया होगा, बट इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रख लेना इसको, क्योंकि नाम से पता नहीं लग रहा। जान है तो जहान, इट इज़ लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और ये एक ऐसा कैंपेन है जिसमें जैसे वैक्सीन को लेकर ना काफ़ी लोगों के अंदर अभी शक है कि भाई क्या वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। कई लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको फीवर आ रहा है, पहले बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद वो डेथ की कंडीशन में पहुंच चुके हैं। तो ये ना काफ़ी सीन्स लोगों ने ऐसे देख लिए हैं जहां पर वैक्सीन के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स निकल कर सामने आए हैं। तो ऐसी जो ये एक फेक न्यूज़ वाली जो चीज़ है कि भाई वैक्सीन से आपकी जो डेथ हो सकती है या आपको नहीं लगवानी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही ये कैंपेन चलाया गया है। और ख़ास करके किन एरियाज़ में, इन दी रूरल एंड रिमोट एरियाज़, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में पीपल आर एजुकेटेड, उनको पता है कि भी उनको वैक्सीन लगवानी है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन इन एरियाज़ में लोगों को लगता है कि भी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कई सारे जो फेक न्यूज़ है वो भी र्यूमर्स यहाँ पर फैल रहे हैं। तो इसीलिए इस र्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए, फेक न्यूज़ को हटाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो आपका ये जो र्यूमर्स हैं उनको ख़त्म करेंगे और ये कैंपेन चलाएंगे जिसका नाम है जान है तो जहान है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको जान का खतरा बन सकता है, तो वैक्सीन लगवाएं, जान बचाएं, तभी तो आपकी पूरी लाइफ आपके अराउंड बेस्ड रहेगी। तो जान है तो जहान है, इसका तो नाम से ही आप ध्यान रख सकते हैं। और ये जो माइनॉरिटी अफेयर्स है ये आपका अवेयरनेस कैंपेन है ना, ये तो इसमें आपका NGOs की हेल्प लेगी, जो आपकी सिविल सोसाइटी है उसकी हेल्प लेगी, जो कम्युनिटी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हेल्प लेगी, ताकि लोगों तक ना ग्राउंड लेवल तक पहुंचा जा सके। तो जो ग्रास रूट लेवल पर जब इन्फॉर्मेशन को प्रोलिफरेट करने की बात करते हैं तब आप NGOs या फिर इन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो कॉलेजेस के टीचर्स हों, उन सब की आप हेल्प लेते हैं। तो इसीलिए कैंपेन का नाम ध्यान रखेंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ध्यान रखेंगे और ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दिस अवेयरनेस कैंपेन। चलो नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे भी रिसेंटली मनाया गया है, जो कि है आपका 21 जून। ये तो हमें पता ही है, सबको ही पता है ये तो, लेकिन इस पर क्वेश्चन बन कह सकता है। कोई भी डे होता हमने देखा था कि इसकी हमें थीम ज़रूर ध्यान रखनी है, और ये 21 डे तो हमें पता ही है, 21 जून। और इस बार की जो थीम थी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की, दैट वाज योगा फॉर वेल बीइंग, कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो फिर आपको जो आपकी रूटीन लाइफ है वहाँ पर आपको योगा अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राणायाम टू, अगर आपको यानी कोई डिजीज़ है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं योगा में उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर यू डोंट वांट टू यूज़ एलोपैथी, होम्योपैथी या फिर एनी एक्सेट्रा एनी अदर थिंग, जो योगा है फॉर वेल बीइंग, इट हैज़ बीन दी थीम फॉर दिस 2021। और इसके लिए हल्का सा स्टैटिक भी ध्यान रखेंगे कि दिसंबर 11, 2014 में यूनाइटेड नेशंस ने ये रेजोल्यूशन पास किया था कि हम लोग 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाएंगे। ये मैंने इंपॉर्टेंट क्यों बोला है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इन पे नहीं आता कई बार, क्योंकि ये सब याद करके जाते हैं, तो जो एग्जामिनर उसको भी पता है कि बच्चे इसको याद करके आएंगे, तो वो हल्का सा हटके क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बताओ कि कब यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास किया था टू सेलिब्रेट 21 जून एज अ इंटरनेशनल योगा डे। तो वो चीज़ हल्की सी कंफ्यूज कर जाती है, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं होती वो कई बार। तो इसीलिए आप यहीं पर ध्यान रख लेंगे कि जो आपका 69th सेशन ऑफ UNGA था उसका दिसंबर 11, 2014 में जो एक मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि रेजोल्यूशन पास होगा। एंड जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसने भी कोरोना के रिगार्डिंग या फिर जो कोई और आने वाली डिजीज़ हैं
कोई वायरल या बैक्टीरियल, उन सब से अगर आपको बचना है तो फिर आपको क्या करना होगा, वो यू हैव टू प्रैक्टिस योगा एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी 2018 to 2030। ये एक प्रोग्राम है पूरा का पूरा, ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर फिजिकल एक्टिविटी, जो कि यूएन ने चलाया है, जिसमें सभी मेंबर स्टेट्स को, सभी कंट्रीज़ को ये बोला जाता है कि आपने अपने कंट्री में लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करना है, ताकि जो स्टेगनेंट लाइफस्टाइल है उससे उनको बचाया जा सके, जो सीडेंटरी एक्टिविटीज़ हैं हमारी उनसे बचाया जा सके, जिससे आपका डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो बेसिकली हम जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तब सारी जो बॉडी में डिजीजेज हैं वो ग्रो करनी शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए WHO ने पूरे वर्ल्ड की हेल्थ को बचाए रखने के लिए एक प्लान सोचा था, जिसमें कंट्रीज ने अपने अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ योगा। थीम ध्यान रखेंगे, डे कौन सा है ध्यान रखेंगे, कब रेजोल्यूशन पास किया गया था, और ये जो ग्लोबल एक्शन प्लान है वो किसका है और ये कितने टाइम तक चलेगा, 2030 तक चलेगा ये। चलो नेक्स्ट करेंगे हम लोग, दैट इज EU नेवल फोर्स। नाम आप देख लेंगे, EU नेवल और FOR से है आपका फोर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली अभी इंडियन नेवी एंड यूरोपियन यूनियन की नेवल फोर्स ने अपनी पहली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया है। मिलिट्री एक्सरसाइज की जगह हम इसको बोलेंगे नेवल एक्सरसाइज, क्योंकि बिटवीन टू नेवीज ये कंडक्ट की गई है और ये फर्स्ट इन द हिस्ट्री है, तो इसीलिए काफ़ी न्यूज़ में रही थी ये। तो अगर हम बात करें कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया की कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया है, INS त्रिकंड। जो INS त्रिकंड क्या है बेसिकली आपका, इट इज़ द मिशन डिप्लॉयड फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, कि पूरे एरिया में कहीं किसी कंट्री से पायरेट्स आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, उनको रोकना है, उनका पता लगाना है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। ये सारा का सारा काम कौन करता है, इट हैज़ बीन डन बाय द INS त्रिकंड। और इसी शिप को हम लोगों ने इंक्लूड भी किया है अंडर द EU नेवल फोर्स, ये जो नाम है आपका नेवल एक्सरसाइज का। और अगर हम देखें कि भाई इस एक्सरसाइज से होगा क्या, जितने भी आपके एंटी पायरेसी मिशंस हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, कोई भी अगर डिजास्टर आ गई है तो फिर कैसे काम करना है, तो ये बेसिकली ड्रिल्स होती हैं, प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई अनवांटेड कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं तो फिर दोनों कंट्रीज आपस में मिलके किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दैट इज द मिशन अंडर दिस एक्सरसाइज। तो इसका नाम अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया ये इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करेंगे डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डेग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया। ये भी एटलस है, ये किसका है, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डेग्रेडेशन, कि इंडिया में कितनी जो लैंड है वो डेजर्टिफाई हो गई है ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंसेस, और या फिर कितनी अमाउंट ऑफ लैंड हैज़ बीन डिग्रेडेड, कि यहाँ पर हम पहले एग्रीकल्चर करते थे बट अब एग्रीकल्चर करने के लायक नहीं बची हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किस में इंक्लूड करी हैं, डेटाबेस हम लोगों ने तैयार किया है, इसका हम लोगों ने एक एटलस बना दिया है, जैसे हम लोगों ने ग्लेशियल लेक्स का एटलस बनाया था। ठीक है, तो ये किसने बनाया है, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद, ये इसने लॉन्च किया है। जो ग्लेशियर लेक वाला था वो किसके द्वारा लॉन्च था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। तो ये हल्का सा उसके साथ आप ध्यान रख सकते हैं, ये है आपका अहमदाबाद वाला जो SAC है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। द एटलस प्रोवाइड स्टेट वाइज एरिया ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स फॉर द टाइम फ्रेम 2018 to 2019। हम जब भी बात करते हैं ना डेजर्टिफिकेशन की या फिर डिग्रेडेशन की, हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकली ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस जो भी चीजें हुई हैं दैट हैज बीन इंक्लूडेड। कि भाई मान लो पहले किसी एरिया में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर थी,
लेकिन हम लोगों ने बहुत अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज़ करे, हम लोगों ने बहुत अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज़ करे, हम लोगों ने जो सॉइल है उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, हम लोगों ने किसी एरिया में जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्रॉप के लिए फेमस एरिया था उसमें कोई और टाइप ऑफ क्रॉप लगा दी, हमने पल्सेस नहीं लगाई वहाँ पर जिससे कि जो सॉइल है वो रिजुविनेट हो सके। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम लोगों ने क्या किया, उस एरिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई। तो अब वो लैंड कैसी हो गई है, दैट लैंड हैज़ बीन डिग्रेडेड, नाउ इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये तो बात है लैंड डिग्रेडेशन की। जब हम डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, एक ऐसा एरिया या तो ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन वो क्या हो गया है, डेजर्टिफाई हो गया है, कि भाई यहाँ पर पहले बहुत घने बड़े जंगल हुआ करते थे बट हम लोगों ने वो सारे काट दिए, घर बना ली, इंडस्ट्रीज बना ली, तो वो लैंड कैसी हो गई है, डेजर्टिफाइड लैंड हो चुकी है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और या फिर डिफॉरेस्टेशन या फिर ओवर ग्रेजिंग की वजह से, कि वहाँ पर जो चरवाहे हैं उन्होंने अपनी जो पशु हैं उनका इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा ली कि वो सारे के सारे जो ग्रासेस हैं सारे के सारे वो खा गए। तो इसीलिए वहाँ पर वो वाली लैंड जो पहले पूरी हरी भरी थी अब नाउ इट हैज़ बिकम डेजर्टिफाइड। तो इसीलिए दोनों का अलग अलग मतलब है, डेजर्टिफिकेशन का भी और लैंड डिग्रेडेशन का भी। तो खास करके एशिया एंड अफ्रीका में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम लोगों ने UNCCD लॉन्च किया था, UNCCD यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड स्पेसिफिकली इन द एशिया एंड अफ्रीकन रीजन। तो इसी एटलस को हम लोगों ने बनाया है ताकि हमें ये पता लगे कि हम लोगों ने कितना अमाउंट ऑफ जो लैंड है वो वेस्ट कर दिया, जिसको हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते थे। अगर वो अभी प्रेजेंट होता तो इंडिया में जो डिस्ट्रेस है इन द सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर वो नहीं आता। तो इसको यूज़ करके हम वो चीज़ें सीख सकते हैं। और ये कब रिलीज़ किया गया है एटलस, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑब्जर्व्ड ऑन 17th ऑफ जून। ये इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि 17th ऑफ जून को ही जो आपका UNCCD है दैट वाज साइंड, 17 जून को ये साइन किया गया था, इसीलिए पूरा हम लोग वर्ल्ड डे मनाते हैं टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17th जून, ध्यान रखेंगे। और इसकी जो थीम है, थीम फॉर 2021 इज द रेस्टोरेशन, लैंड रिकवरी एंड वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। सिंपल कहने का मतलब ये है कि भाई हम लोग दोबारा से ही चीज़ों को जिनकी ओरिजिनल कंडीशन थी उसमें ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये जो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से चीज़ें बिगड़ी हैं उसको हम सुधार सकें। तो दैट इज़ रिफ्लेक्टेड अंडर दिस थीम, रेस्टोरेशन, लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। क्या कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दी फॉरेस्टेशन, हम फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ ना करते हुए वी कैन प्रैक्टिस दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। हम लोग हमेशा उस एरिया में वही क्रॉप लगाएं जहाँ पर वो सूटेबल कंडीशन से हैं। अगर कहीं पर राइस की कंडीशन सूटेबल नहीं है तो हम वहाँ ना लगाएं, ये पल्सेस लगा लें, ज्वार लगा लें, बाजरा लगा लें, एक्सेट्रा। तो ये हम सब कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर सकते हैं, फॉरेस्टेशन हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चीज़ों को दोबारा से बेटर कर सकते हैं। तो दैट इज रिफ्लेक्टेड अंडर दिस थीम एज वेल। चलो नेक्स्ट देखेंगे, युवा स्कीम, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटोरिंग यंग ऑथर्स। अगर हम युवा स्कीम की बात करें तो दैट इज यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ युवा। नाम से ही क्लियर है, ऑथर्स के बारे में है। ऐसे ऑथर जो यंग हैं, अपकमिंग हैं एंड वर्सेटाइल हैं। यंग हैं तो इसका मतलब जितने भी ऑथर्स आपके 30 ईयर्स से कम हैं उनके लिए ये स्कीम है। होगा क्या इस स्कीम में कि भाई कई सारे लोगों को चुना जाएगा, अराउंड दी 75 ऑथर्स टू बी सिलेक्टेड। और ये ऐसे ऑथर्स होंगे जिन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में ऐसी बुक्स लिखी हैं जिन्होंने इंडिया की जो इमेज है ग्लोबल लेवल पर काफ़ी अच्छी करी है, कि भाई उनकी बुक्स क्या हैं पूरे वर्ल्ड में पढ़ी जाती हैं।
इससे क्या होता है, इंडिया की जो एक इमेज होती है वो अच्छी बनती है। तो इसीलिए ऐसे ऑथर्स को प्रमोट करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जो भी ये 75 ऑथर सिलेक्ट किए जा रहे हैं उनको हर 6 महीने नहीं, उनको 6 महीने के लिए क्या है 50,000 रुपीज़ पर मंथ मिले जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ताकि हम जो ये एक कहते हैं ना कि जो बुक्स लिखते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो अपना गुजारा चलाने के लिए कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो लिख नहीं पाते अपनी बुक्स को। इसीलिए उनको हम लोग हर महीने 50,000 रुपीज़ दे रहे हैं ताकि वो उस साइट से फ्री हो जाए और अपना बेस्ट दें अपनी बुक्स को लिखने के लिए। तो इसीलिए ये युवा स्कीम जो है वो इंक्लूड की गई है अंडर दिस यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो इट इज़ टू एनकरेज यंगस्टर्स टू हार्नेस देयर राइटिंग स्किल्स बिलो 30 ईयर्स, ध्यान रखेंगे, एंड टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड प्रोजेक्ट इंडिया on any international platform, as well as it will help in projecting Indian culture and literature globally। वही है जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर ऑथर्स अपनी बुक अच्छी तरीके से लिख पाएंगे तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली। तो ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है। ये स्कीम किसके अंडर हम लोगों ने लॉन्च करी है? इट इज़ लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022। ये हम लोग जो पूरा ओकेजन मना रहे हैं 2022 का, जो हमें 75 ईयर्स हो जाएंगे ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, उसके लिए हम लोग इंडिया की हर जो चीज़ है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो सिनेमा है, चाहे वो लिटरेचर है, उसको हम पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो उसी के लिए, लिटरेचर के लिए हम लोगों ने युवा स्कीम को लॉन्च किया है। क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं ये आप लोगों ने देख ली। यंग ऑथर्स हैं तो 30 ईयर्स से नीचे वाले हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट करेंगे हम लोग सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। दिस अभियान, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, हैज बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन। इट इज़ अ काइंड ऑफ NGO। तो नीति आयोग और इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है स्कीम, खास करके इन दी ओनली 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले काफ़ी पिछड़े हुए हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो आपका सैनिटेशन सेक्टर हो। तो ऐसे एरियाज़ में ये वाला जो अभियान है हम लोग लॉन्च करेंगे। और इस अभियान का बेसिक पर्पस ये है कि जितने भी ऐसे पेशेंट्स जो कोरोना से ग्रस्त हैं, अगर उनकी कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा बुरी नहीं है और या फिर वो कोरोना से ट्रीटमेंट लेकर वापस घर आ चुके हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू प्रोवाइड द होम केयर सपोर्ट टू 20 लाख सिटीजन्स, ताकि जो बर्डन ऑन दी हॉस्पिटल्स है वो हल्का सा कम पड़े, ताकि एक ऐसे जो पेशेंट्स हैं जिनकी हालत अभी नॉर्मल है, अभी वो इतनी ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, वो आराम से ठीक हो सकते हैं, अपने आप ही इम्यूनिटी बिल्डअप हो चुकी है, तो उनको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, बट उनको कम से कम घर पे तो केयर मिले ना। तो ऐसे वॉलंटियर्स चुने जाएंगे अंडर दिस अभियान, जो कि इनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, बाकी सब कुछ ही इन लोगों को प्रोवाइड करेंगे, मेडिसिन या फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कोविड या कोरोना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई जो आपके ये स्कीम है, ये जो अभियान है, दैट इज़ नॉट लॉन्च्ड पैन इंडिया, इट इज़ ओनली इन द 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड विद द हेल्प ऑफ आपका लोकल लीडर्स, सिविल सोसाइटीज़, वॉलंटियर्स विल वर्क विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सब कुछ ये रेगुलेट कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस विल रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज़ जो भी वॉलंटियर्स कर रहे हैं, लोकल लीडर्स कर रहे हैं, to address emerging problems across key focus areas of the aspirational district program। यही है कि बस इम्पॉर्टेंट कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल रेगुलेट और मॉनिटर द एक्टिविटीज अंडर दिस अभियान। तो नाम अभियान का ध्यान रखेंगे, किसने लॉन्च किया है वो ध्यान रखेंगे, और साथ में क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हम लोग करेंगे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ये भी अभी रिसेंटली मनाया गया है जून वाले मंथ में। तो इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन दी 5th of June एनुअली। हर साल ये मनाया जाता है
और इसका जो आज का थीम है 2021 का, दैट इज री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। एक ऐसी लैंड, एक ऐसा अर्थ जिसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया है बाय द मोर पॉपुलेशन, या फिर ज़्यादा चीज़ों को हम लोगों ने एक्सप्लॉइट कर दिया है, ज़्यादा यूज़ कर लिया है, यूटिलाइज नहीं किया है जुडिशली। तो इसीलिए हम लोग दोबारा से एक ऐसी अर्थ बनाने की राह पर हैं जो दोबारा से हम क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर जो रिसोर्सेज होंगे हम लोग अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, जुडिशियसली यूज़ करेंगे, और ताकि ये हमारे लिए साथ साथ जो हमारे आगे वाली फ्यूचर जनरेशन से है उसके लिए भी अवेलेबल रहे। तो वही फंडा आ गया अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। तो इसका तो डे का कब मनाया जाता है ये ध्यान रख लेंगे, साथ में थीम ध्यान रखेंगे। और 5 जून ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1972 में जो हमारा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी वो हुई थी स्टार्ट। द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वॉज स्टार्टेड on the 5th of June 1972। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और 1974 में जो क्या है पहली बार ये डे ऑब्जर्व किया गया था, उस टाइम पे इसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। कि अगर आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो गए तो आप कहीं जा नहीं सकते, बिकॉज यू हैव ओनली वन अर्थ, और किसी प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है ही नहीं। आप टूरिज्म करने के लिए जा सकते हो किसी प्लेनेट पर, बट रहने के लिए नहीं जा सकते। तो इसीलिए उस टाइम पर ये थीम लॉन्च की गई थी। तो आज की जो थीम है 2021 की थीम आप ध्यान रखेंगे, री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। जैसा कि हम लोगों ने री इमेजिन वाला कंसेप्ट तो हम लोगों ने अभी UNCCD के रिगार्डिंग भी किया है, तो दोनों ही आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री थीम्स हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है आपका INS संध्यक। INS संध्यक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली इसको डीकमीशन कर दिया गया है आफ्टर द 40 years ऑफ इट्स सर्विस। तो इसको अब निकाल दिया गया है नेवी से। हम देखते हैं कि भाई ये था क्या अल्टीमेटली। इट वॉज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। ये एक सर्वे शिप है जो कि जितने भी आपके क्या हैं सर्वेज करती है, जितने भी आपके माइनर सर्वेज हैं, या फिर कोई कहीं पर रिसोर्स है, या फिर कहीं पर कोई लोग फंसे हुए हैं, कितना हमारा एरिया है, कौन कौन से इंडिया में एंटर कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो डेटा है दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस INS संध्यक। तो दैट वाज द हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, द फर्स्ट ऑफ इट्स क्लास, इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट। जैसे कोई भी शिप होती है, कोई फ्रिगेट होता है, कोई डिस्ट्रॉयर होता है, कोई कॉर्वेट होता है, कोई आपका जो एंटी नेवल माइन शिप होती हैं, तो इन सब में से ये कुछ नहीं है, ये है आपकी हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। पानी में जो भी चीज़ें हैं उनका सर्वे करना, स्पीशीज़ का पता लगाना, प्लांट्स का पता लगाना, रिसोर्सेज का पता लगाना, जो पर्सन्स हैं, जो इंडिविजुअल्स जो फंस गए हैं उनका पता लगाना, ये सब चीज़ें ये काम करती थी। बट नाउ इट हैज़ बीन डीकमीशन आफ्टर 40 years ऑफ इट्स सर्विस। और इस शिप ने जो ऑपरेशन पवन है या फिर ऑपरेशन रेनबो है, इन सब में पार्टिसिपेट भी किया था। जो ऑपरेशन पवन था वो हमारा, जब हम लोगों ने श्रीलंका में 1987 में अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, किससे लड़ने के लिए? लिट्टे से लड़ने के लिए। आप सभी ने मद्रास कैफे देखी होगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। तो ऑपरेशन पवन वो चीज़ थी। और जो ऑपरेशन रेनबो था दैट वाज 2004 में जो सुनामी आई थी इंडिया में 26 दिसंबर को, उस टाइम पर जो ये ऑपरेशन चलाया गया, सुनामी में जितने भी लोग बह गए थे या फिर मिसिंग थे, उन सब को भी दोबारा ढूंढने के लिए, उनका सर्वे तैयार करने के लिए, डेटा तैयार करने के लिए इस शिप ने काफ़ी अपना रोल प्ले किया था। तो दोज ऑपरेशंस, ऑपरेशन पवन एंड ऑपरेशन रेनबो वर two of the most important missions that was conducted by this INS संध्यक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कमीशन नहीं किया गया है, डीकमीशन किया गया है। चलो नेक्स्ट है आपका सेज पोर्टल। सेज पोर्टल इज दी आपका सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। सेज की फुल फॉर्म है बेसिकली। ये सेज पोर्टल किसने निकाला है? बाय द मॉसजे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मेनली कहने का ये है इसका क्रक्स कि जैसे कोई भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके हेल्थ के रिगार्डिंग,
उनके ट्रैवल के रिगार्डिंग, उनके किसी और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, कोई हियरिंग एड लेकर आना है, कोई चेयर लेकर आनी है, या फिर कोई भी चीज़ है जो उनकी लाइफ को इजी बना देगा। इन सभी सेक्टर्स में ये मिनिस्ट्री क्या चाह रही है कि भाई नए जो स्टार्टअप्स हैं वो आए, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए कि भाई हेल्थ सेक्टर में हम किस तरीके से सीनियर सिटीजन्स को एक हॉलिस्टिक हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ट्रैवल वाले में हम कैसे इनको हेल्प कर सकते हैं। ये जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं दे शुड बी जनरेटेड बाय दीज स्टार्टअप्स, और ये स्टार्टअप्स जो है चूज़ किए जाएंगे बाय द मिनिस्ट्री, और इन स्टार्टअप्स को हम लोग इस पोर्टल पर लिंक करेंगे कि जो भी चीज़ें इन्होंने बनाई हैं वो सारी की सारी कहाँ पर अवेलेबल हों, ऑन दिस पोर्टल। जैसे हम लोगों ने ऊबर हेल्थ की बात करी थी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन, दोनों कपल एक घर में रहते हैं तो और उनके जो बच्चे हैं वो बाहर हैं, वो आ नहीं सकते, तो माँ बाप बीमार हो जाते हैं अल्टीमेटली, तो अब वो आ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ से जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दे बुक एन ऊबर। तो ऊबर हेल्थ की कंसेप्ट की वजह से जो एक पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, दैट हैज़ बिन एलोकेटेड टू दैट कपल, और वो उनको हॉस्पिटल लेकर जाएगा, उनके सारे रिपोर्ट्स करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, और दोबारा से उनको घर पे छोड़ के आएगा। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऊबर हेल्थ। तो ऐसी कुछ स्ट्रैटेजी, ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ अगर कोई स्टार्टअप लॉन्च कर सकता है तो दैट वुड बी इंक्लूडेड अंडर दिस पोर्टल। तो स्टार्टअप्स की बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो जो आपके स्टार्टअप्स होंगे उनको हम लोग वन टाइम इक्विटी के तौर पर 1 करोड़ रुपीस देंगे इफ़ दे आर सिलेक्टेड। कि अगर आपने आइडिया में आपका अच्छा लगा है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं इस आइडिया को जनरेट कर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो पैसे हम लोग दे रहे हैं आपको, वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। तो दिस इज द पोर्टल विल बी अ वन स्टॉप एक्सेस of all the elderly care products and services by the credible startups. So this is the crux of this SAGE portal. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये रह रहा है। चलो नेक्स्ट है आपका MB टैग। MB टैग इंपॉर्टेंट है। MB टैग क्या है बेसिकली? इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस टेम्परेचर डेटा लॉगर फॉर कोल्ड चेन मैनेजमेंट। बेसिकली क्या है कि भाई ये IIT रोपड़ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपने कोई चीज़ मान लो वेस्ट बंगाल से दिल्ली में भेजी है, जो कि आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट था, जो आते आते ख़राब हो सकता था, लेकिन आपने उसको नॉर्मली नहीं भेजा, आपने उसको कोल्ड चेन मैनेजमेंट के थ्रू भेजा है, जहाँ पर वो लोग रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हैं ताकि सामान ख़राब ना हो। लेकिन कई बार क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम नहीं होता, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि भाई किस पर ब्लेम डालें? जिस कंपनी ने ट्रांसफ़र किया है उसको ब्लेम करें, या फिर वो कोल्ड चेन सर्विस जिसकी है उसको ब्लेम करें। तो इस टाइम पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए एक MB टैग बनाया गया है IIT रोपड़ के द्वारा कि कोई भी जो प्रोडक्ट हैं पेरिशेबल, या फिर वैक्सीन्स हैं, या फिर बॉडी ऑर्गन्स हैं, या ब्लड है, इनको जब आप ट्रांसपोर्ट करके लेकर जा रहे हैं तो पूरे टाइम पर इसका क्या टेम्परेचर था। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन देखी गई हैं तो फिर किसकी गलती होगी? ऑफ द कोल्ड चेन सर्विसेज वालों की गलती होगी। तो ये एक तरीके से कह लो कि आपका रियल टाइम एम्बियंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द IIT रोपड़, ताकि जो डिस्प्यूट्स हैं कि सामान किसकी वजह से खराब हुआ वो चीज़ हम लोग पता लगा सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका MB टैग। चलो नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी नाम से ही क्लियर है, एक ऐसी ट्रीटी विच इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिका वाला एरिया, क्योंकि किसी भी कंट्री का वो इकलौता पार्ट तो वो है नहीं, तो किसी भी कंट्री का उस पर हिस्सा ना हो, इसीलिए सभी का उस पर हिस्सा रहे और सभी कंट्रीज इस ट्रीटी की बात माने। तो इसलिए ट्रीटी साइन किया गया था। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 23 जून 2021 को इसको 60 साल हो गए हैं ट्रीटी को इम्प्लीमेंट हुए, जो कि 1961 में इम्प्लीमेंट की गई थी, ताकि कोई भी एक कंट्री अपना वर्चस्व ना क्रिएट कर ले वहाँ पे।
तो इसलिए न्यूज़ में है 60 साल पूरे हो गए हैं। तो जो स्टार्टिंग में जो है ओनली 12 कंट्रीज वर प्रेजेंट इन दी वॉशिंगटन, जहां पर अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को एक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाने की बात की गई थी, और सिर्फ अंटार्कटिका को हम लोग साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, ना कि उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और ना ही वहाँ पर किसी और कंट्री की नेवीज, मिलिट्री या फिर एयरफोर्स जाएगा ताकि उस पर हम लोग कब्जा कर सकें। तो ये सब चीज़ें भी बैन थी अंडर दिस अंटार्कटिक ट्रीटी। और अगर हम देखें कि अभी कितने मेंबर्स हैं इसमें, द मेंबर्स आर नाउ 54 पार्टीज, 54 मेंबर्स हैं अभी, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन द ब्यूनोस एयर्स, अर्जेंटीना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्यूनोस एयर्स, अर्जेंटीना इज द हेडक्वार्टर। और इस ट्रीटी के लिए जितना भी, अगर हम अर्थ की बात करें तो बिलो 60 डिग्री साउथ जो भी एरिया है दैट कवर्स अंडर दिस अंटार्कटिक ट्रीटी। ये भी डिस्प्यूट ना हो ना कि भाई कौन सा एरिया अंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर आ रहा है, तो सिंपल जो भी एरिया 60 डिग्री साउथ के नीचे है दैट इज द अंटार्कटिक वाला एरिया। एंड प्रोविजंस वर इट शैल बी यूज्ड फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली, नॉन मिलिट्री पर्पसेस। दूसरा, फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन अंटार्कटिका एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स दैट एंड शेल कंटिन्यू। वही साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। साथ में टू न्यूट्रलाइज द टेरिटोरियल सॉवरेनिटी इन अंटार्कटिका, कि किसी भी एक कंट्री का उस पर कंट्रोल नहीं है, सभी का कंट्रोल है, दैट कम्स अंडर दिस ग्लोबल कॉमन्स विच हैज़ अथॉरिटी, मतलब एवरी कंट्री हैज़ अथॉरिटी ओवर दैट एंड नो कंट्री हैज़ अथॉरिटी ओवर दैट। तो ये हल्का सा आप कह लो कि एक मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप सा है कि भाई क्या अथॉरिटी है या नहीं है, लेकिन इस ट्रीटी के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, जो कंट्री इसका मेंबर है उनको वो चीज़ माननी पड़ेगी। एक तो ये चीज़, साथ में द ट्रीटी ऑल्सो पुट अ फ्रीज ऑन एनी डिस्प्यूट बिटवीन क्लेमेंट्स ओवर देयर टेरिटरीज ऑन दी कॉन्टिनेंट। कोई यूके है, यूएसए, इनके पास तो टेक्नोलॉजीज काफ़ी अच्छी हैं, रिसर्च करने के लिए लोग जा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर ऐसा एक बिल्डिंग बना सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल वो एम्बियंट रखें, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है, धीरे धीरे अंटार्कटिका को वो कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और फिर डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। यूके कहेगा मेरी टेरिटरी है, यूएसए कहेगा मेरी टेरिटरी है। तो अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन करने का मतलब ये है कि आप अपने सारे के सारे जो डिस्प्यूट्स हैं आप उनको पीछे छोड़ रहे हैं, और आपका कोई भी हक नहीं बनता ऑन एनी टेरिटरी ऑफ अंटार्कटिका दैट हैज़ बिन रिटन अंडर दिस अंटार्कटिक ट्रीटी, जिसके अभी कितने मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स आर मेंबर पार्टीज। चलो, अगर हम बात करें अंटार्कटिक ट्रीटी की, तो इसमें आपके 4 ये एक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अंडर दिस अंटार्कटिक ट्रीटी। 59 वाला अग्रीमेंट, 72 का कंजर्वेशन कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक सील्स काइंड ऑफ एन एनिमल, द 1980 कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेज and 1991 प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द अंटार्कटिक ट्रीटी। वही जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, 1991 में अंटार्कटिक के लिए बोला गया था, 1992 में पूरी अर्थ के लिए बोला गया था इन द रियो अर्थ समिट। क्लियर है। तो ये 4 अग्रीमेंट्स है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बताओ अंटार्कटिक ट्रीटी के अंडर कौन कौन से अग्रीमेंट्स आते हैं। तो सिंपल ध्यान रख लो, पेपर में अगर अभी न्यूज़ में था ही तो फिर सिंपल 59, 72, 80 एंड 91 या इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट हम करेंगे यूएन लैंड कंजर्वेशन अवार्ड। ये रिसेंटली अभी किसको दिया गया है, दैट हैज़ बीन गिवन टू श्याम सुंदर जानी। श्याम सुंदर जानी हैं जो आपके राजस्थान बेस्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जिनको एक फेमिलियल फॉरेस्ट्री का ये जो कंसेप्ट है उसके लिए अवार्ड दिया गया है, क्योंकि नाम से क्लियर है कंजर्वेशन अवार्ड है तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग ही होगा। तो फेमिलियल फॉरेस्ट्री बेसिकली वो होती है जब आप अपने घर के आसपास जो भी पेड़ हैं उनको इस तरीके से केयर करें कि वो आपकी फैमिली का ही हिस्सा हैं, तो ज़्यादा अमाउंट में वो ट्रीज ग्रो करेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस कंसेप्ट के लिए इनको श्याम सुंदर जानी को ये जो अवार्ड है ये दिया गया है।
और अगर इस अवार्ड की हम बात करें तो दिस अवार्ड वॉज लॉन्च्ड एट द UNCCD। CCD वाली कौन सी थी ये? कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाली कन्वेंशन, उसकी COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी 2011 में, तब इसको ये अवार्ड लॉन्च किया गया था। इट इज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अवार्ड रिगार्डिंग लैंड कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन। जैसे हमने बात की थी ना कि व्हाट कैन वी डू टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, तो फेमिलियर फॉरेस्ट्री इज द आंसर। तो इसीलिए इनके इस इनिशिएटिव को, इनके स्टेप्स को जो UNCCD है उसने काफ़ी सराहा है कि भाई हाँ, हमें भी ऐसी ही चीज़ें करनी चाहिए। एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय UNCCD एवरी 2 years। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इस पर सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि ये अवार्ड हर साल दिया जाता है। नहीं भाई, ये हर साल नहीं दिया जाता, ये 2 साल में एक बार दिया जाता है। एंड दिस ईयर थीम क्या थी इसकी? हेल्दी लैंड एंड हेल्दी लाइव्स। जब तक आप ऐसी लैंड पर रह रहे हैं जो हेल्दी है, तो आपकी जो लाइफ है, चाहे वो हेल्थ वाइज है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, कोई पैरामीटर है, आपकी लाइफ जो है हेल्दी रहेगी। तो हेल्दी लैंड एंड हेल्दी लाइफ इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स अवार्ड। बाकी इतने ही हैं हमारे आज के लिए करंट अफेयर्स। बाकी जो पार्ट 2 होगा वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 खत्म होने के बाद हमारा जो जून का करंट अफेयर होगा 2021 का, दैट विल बी कंप्लीटेड। तो अगर आपको कोई डाउट है करंट अफेयर के रिगार्डिंग तो यू कैन आस्क, यू कैन कॉल, यू कैन कॉन्टैक्ट। बाकी कोई डाउट होगा तो बताना। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।